दोस्तों, एसटेट सीटेट पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है भाई। मैं सुमित, जो आपको आज करवाएंगे हम आश्रम का अनुमानित व्यय हिंदी का जो हमारा सीरीज चली हुई है 7th, उसमें हमारा जो 15वां जो चैप्टर है। और यह एक विवरण है जो आश्रम का अनुमानित व्यय है कि क्या खर्च होगा क्या नहीं होगा, उस पर बात करते हैं। जो हमारे जिसे राष्ट्रपिता कहा जाता है मोहनदास करमचंद गांधी जी, और इन्होंने जो व्यय है अनुमानित व्यय है कि कितना होगा, रसोई पे कितना खर्च होगा, कितने लोग होंगे और कितनी रसोइयाँ होंगी, कितनी ज़मीन होगी, उसके बारे में बताया है। और यह जो आश्रम है, इस आश्रम को बनाने का जो खर्च है वह कितना होगा, और यह अहमदाबाद यानी कि गुजरात में बनाने का उन्होंने एक योजना बनाई थी, और जो आज के समय में साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे कि आरंभ में संस्था में यानी आश्रम में 40 लोग होंगे। देखिए, अनुमान चल रहा है सारी चीज़ों का क्या क्या होगा, कितनी रसोइयाँ होंगी, कितना खर्च होगा प्रति जो है व्यक्ति, कितना खर्च होगा। 40 लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के 50 हो जाने की संभावना है। हर महीने औसतन 10 अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें या इनमें 3 या 5 सहपरिवार होंगे। इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवार वाले लोग अलग से रह सकें और शेष एक साथ रह सकें। इसको ध्यान में रखते हुए 3 रसोई घर हों और मकान कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लिए लायक जगह हो जाएगी। कि इतनी जमीन हमें चाहिए एक आश्रम को तैयार करने के लिए। 3 रसोई होनी चाहिए अलग अलग, और कुल 50,000 वर्ग फुट क्षेत्रफल होना चाहिए। इसके अलावा 3,000 पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियां होनी चाहिए। और यह कब की बात है? दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी ने अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की। उसके प्रारंभिक सदस्यों था। सामान आदि का विवरण इस पाठ में दिया गया है। देखिए भाई, जब गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए थे, तब उन्होंने एक यह आश्रम बनाने की जो है योजना बनाई थी। और उसमें क्या क्या खर्च होगा, कितनी पुस्तकें होंगी, कितनी लाइब्रेरी होनी चाहिए, अलमारियां होनी चाहिए, उसके बारे में उन्होंने बताया है। कम से कम 5 एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम से कम 30 लोग काम कर सकें। इतने खेती के औजार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की जरूरत होगी। बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औजार भी होने चाहिए: 5 बड़े हथौड़े, 3 बसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, 2 एरन, 3 बम, 10 छोटी बड़ी छेनियाँ, 4 रंदे, 1 सालनी, 4 केतियाँ, 4 छोटी बड़ी भेदनियाँ, 4 आरियाँ, 5 छोटी बड़ी। यह सब कुछ सामान है जो कि उन्होंने बोला है कि ये औजार होने चाहिए मेरे अनुमान से। और देखिए, ये सब कौन कह रहा है? जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिन्होंने हमारी आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, हमारे मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं, जिनको हम गांधी जी कहते हैं। और मेरे अनुमान से इन सब पर कुल 5 रुपया खर्च आएगा। कि जो ये सामान आएगा, जितने औजार आएंगे, इन पर कितना खर्च होगा? 5 रुपये। रसोई के लिए आवश्यक सामान पर 150 रुपये खर्च आएगा। कि 150 रुपये में रसोई का पूरा सामान आ जाएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च 10 रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन 50 लोगों का खर्च 6,000 रुपये आएगा। मुझे मालूम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग 1 वर्ष तक किया जाए, यानी कि जो गुजरात में है अहमदाबाद, उसमें है 1 वर्ष के लिए प्रयोग किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी मांग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी जमीन और मकान सभी दे दे, तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूंगा। अब चूंकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि 1 वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद 1 वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो तो
ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतजाम मैं कर सकता हूँ। चूंकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे अनुमान में भूल भी हो सकती है। यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा: किराया, बंगला और खेत की जमीन, किताबों की अलमारियों का खर्च, बढ़ई के औजार, मोचे के औजार। देखिए भाई, जो अहमदाबाद में इन्होंने आश्रम स्थापित करने का सोचा था, का संविधान स्वयं गांधी जी ने तैयार किया था। कि उनके जो रूल थे सब कुछ उन्होंने ही तैयार किए थे कि इन इन नियमों का पालन यहाँ पे रहने वाले हर व्यक्ति को करना होगा। कि वह बर्तन भी खुद ही धोएगा, सफाई भी वह खुद करेगा, और स्वयं स्वयं सेवक के रूप में वह काम करेगा। इस संविधान के मसविदे से पता चलता है कि वह भारतीय जीवन का निर्माण किस प्रकार करना चाहते थे। 4 पतीले 40 आदमियों का खाना बनाने के योग्य है। 2 छोटी पतीलियां 10 आदमियों के योग्य है। 3 पानी भरने के पतीले या तांबे के कलशे, 4 मिट्टी के घड़े, 4 तिपाइयाँ, 1 कढ़ाई, 10 रतल खाना पकाने योग्य है। 3 कलछियाँ यानी कड़छी जिसको बोलते हैं, 2 आटा गूंदने की परातें, 1 पानी गर्म करने का बड़ा पतीला। यह सब उन्होंने घरेलू जो सामान है उसके बारे में बताया है। चौके का सामान: 1 बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, जो कि मेहमानों को लाने के लिए जिसकी जरूरत पड़ती। 1 वर्ष के लिए खाने का खर्च 6,000 रुपये उन्होंने अनुमानित लगाया था कि इतना आएगा। और अगर यह जो खर्च है अहमदाबाद उठाता है तो बहुत अच्छी बात है। और 6,000 रुपये खर्च आया। मेरा ख्याल है कि हमें लोहार और राजमिस्त्री के औजारों की भी जरूरत होगी। दूसरे बहुत से औजार भी चाहिए, किंतु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण संबंधी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में 5-6 देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी। कि शिक्षण का जो सामान है उसमें कितने की 5-6 जो देशी हथकरघे हैं उनकी आवश्यकता होगी। जैसे कि वो सूत काटते थे, उसमें लकड़ी का जो चरखा चाहिए, जो हमारा एक शांति का प्रतीक भी है, हमारे झंडे में उसको दिया गया है पहले। कि उसमें क्या जो चक्कर था, अभी तो अशोक चक्कर है, पहले क्या होता था कि गांधी जी को चरखा काटते हुए दिखाया गया था हमारे तिरंगे पर। देखिए, इन्होंने सिर्फ इसमें जो बताया है कि जो आश्रम वो बनाना चाहते थे, स्थापित करना चाहते थे अहमदाबाद गुजरात में, उसके बारे में ही इन्होंने बताया है कि ये चीज़ें चाहिए हैं और इतना खर्च होगा अनुमानित। पहले 40 लोग होंगे, फिर 50 हो जाएंगे, 3 रसोई होंगी, 1 बैलगाड़ी होगी। और यह कब की बात चली है? 1915 में, जब वो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे और अहमदाबाद में यानी गुजरात में वो है इसकी स्थापना करना चाहते थे। कि ये पुस्तकें चाहिए, 6,000 3,000 पुस्तकें चाहिए। और ये देखिए हमारे जो महात्मा गांधी हैं उनकी जो तस्वीर है। आश्रम का अनुमानित व्यय किसके द्वारा लिखी गई है? यह मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा लिखी गई है। और यह अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना करना चाहते थे। आश्रम में कितने लोग थे? 40 थे। उसके बारे में ही इन्होंने बताया है। देखिए भाई, आज जो हमारी जो कक्षा 7वीं है हिंदी की एनसीईआरटी जो सीरीज हमने चला रखी है वह आज समाप्त हो गई है। इसके बाद हम जो हमारी 8वीं कक्षा जो है आरंभ करेंगे। एक्सपेक्टेड जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वह बोल रहे हैं कि वह जुलाई में होगी, 11-12 जुलाई को। और जून में आपके 2-3 दिन के लिए रीओपन होंगे। जो फॉर्म जो भी आप नए बच्चे भर सकते हैं या फिर किसी का करेक्शन करना है तो वो भी आप उसमें कर सकते हैं। नए बच्चे भी इनमें 2-3 दिन में भर सकते हैं। और आपकी एग्ज़ाम डेट क्या होगी? वह होगी 11 और 12 जुलाई। ये एक्सपेक्टेड है, इनका कुछ नहीं पता कब ये एग्ज़ाम ले लें, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि ऐसा कुछ करेंगे। और सबसे पहले कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम अभी जो हिंदी की
हिंदी साहित्य इतिहास है जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है पीजीटी लेवल पे। टीजीटी लेवल में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे बड़ी समस्या बच्चों को जो होती है वह होती है हिंदी साहित्य लिटरेचर को पढ़ने में, उसको समझने में, क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा टफ है और उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो एक चीज़ आपको सीक्वेंस में नहीं मिलती कई बार। तो हम उसको आपको जो है लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, साथ के साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे। या तो आपको एक टॉपिक टॉपिक कवर होने के बाद आपको जो है पीडीएफ दे दिए जाएंगे। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ते रहिए। हम एक टेलीग्राम जो है चैनल भी बनाएंगे, उस वहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। हमारा जो मेन मकसद है सिर्फ बच्चों की तैयारी करवाना है, ज़्यादा से ज़्यादा और फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको एग्ज़ाम को क्रैक करें और आसानी से एक चीज़ आप एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं और आपको आसानी से आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। हमारी यही आपसे उम्मीद रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।